प्यारे बच्चे जल्दी में हो जाइए तैयार। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज हम लोग होली के दिन भी किताब से जुड़ेंगे, पढ़ाई के कामों को करेंगे। होली तो होती ही रहेगी, ऐसे अपने अपने से सभी लोग रंग या अबीर लगा लीजिए और पढ़ाई के लिए बैठ जाइए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ना ही कोई पर्व और ना ही कोई महोत्सव होती है, ना ही होली ना ही दिवाली। ठीक है, तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए और हम लोग फिर से रेलवे ग्रुप डी के साइंस के नए क्लास में उपस्थित हैं। और आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चनों से शुरू करेंगे और शायद 82 या 83 नंबर प्रश्नों तक चलेंगे। आज हम लोग करीब करीब 400 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। होली के दिन कुछ अलग सा होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए आज मैं जो शुरू करने वाला हूँ लगभग 400 प्रश्नों का रिवीजन होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए जिससे कि हम लोग शुरू करें क्लासों को। ठीक है, चलिए अब मैं शुरू करता हूं आज की क्लासों को। ठीक है, हाँ, देखिएगा आपका 21 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। दोस्त, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब या कूलाम होता है। क्या होता है? कूलम्ब या कूलाम होता है। याद रखेंगे, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह कूलम्ब या कूलाम होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। दोस्त, जब मैं आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाया तो उसके बाद भी लोगों में डाउट रहता है कि सर विद्युत आवेश से और यदि क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे बनेगा। दोस्त याद रखना, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक सबसे पहले कूलम्ब या कूलाम होता है। विद्युत आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, यह अदिश राशि है। ठीक है, प्रकृति के आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक आवेश, एक धनात्मक आवेश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और जो पूछा जाता है, कहता है आवेश का डिफिनीशन अगर लिखा हुआ रहे तो आप कैसे पहचानेंगे। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न प्रभाव को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न प्रभाव को आवेश कहते हैं। मैं आपको आपके दैनिक जीवन से दिखाऊं, अगर आपको ये डिफिनीशन याद ना रहे तो आवेश को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा हाथ है, दोनों को ऐसे ऐसे जब मैं रगड़ता हूं तो इसमें गर्माहट की एहसास होती है, यानी कि यह क्या होता है, आवेश पैदा होता है। ठीक है, या फिर जब आप किसी एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारते हैं तो चिंगारी जलती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वहां पर आवेश पैदा होता है और उसी आवेश के पैदा होने की वजह से जो है वहां पर क्या होता है, चिंगारी जल जाती है। ठीक है, और आपको मैं बताऊं, गर्मी के समय में जब आप पटरी पर ट्रेन को चलते हुए देखते होंगे तो कभी कभी चिंगारी जलता हुआ मिलता होगा, यानी वहां पर भी आवेश पैदा होता है, इसीलिए वहां पर जो है क्या, चिंगारी जलता हुआ दिखता है। क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे ना याद रहे तो कहिए, इलेक्ट्रॉन एक घर से दूसर घर में जो कूद जाता है और वह में जो क्रिया हो जाता है उसी को आवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ये याद रखना है। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्त याद रखना, दूरी मापने, लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए प्रकाश वर्ष किसकी मापक है, किसका मात्रक है, किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। याद रखिएगा, तो अगर पूछ दे कि प्रकाश वर्ष क्या है तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न भी बनता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻16 मीटर, 15 मीटर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक पार्सेक, देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह पार्सेक है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई कहे तो क्या है? पार्सेक है। और एक पार्सेक बराबर अगर आपसे पूछे कि कितना प्रकाश वर्ष होता है तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। उसके बाद अगर मीटर में पूछे आपसे तो एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, आपको 3 प्रश्न एक्स्ट्रा यहां से बन रहा था, 4 प्रश्न। सबसे पहले दूरी
लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का तो उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दूरी मापने के लिए पारसेक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पारसेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना मीटर? तो एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। उसके बाद एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, यहां से बन गया। एक क्वेश्चन और पूछता है यहां से, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किस यूनिट से निकाला जाता है? किस इकाई से निकाला जाता है? तो खगोलीय इकाई से निकाला जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किस इकाई से? खगोलीय इकाई से निकाला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ, चलिए 23 नंबर प्रश्न भी वही है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? देखिए क्वेश्चन जो पूछता है ना, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सब, इसीलिए मैं कहता हूं रेलवे के हर एक प्रश्नों से आपको वाकिफ कराऊंगा, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्रकाश वर्ष से इसको मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। दूरी मापने की बड़ी इकाई पारसेक है, और प्रकाश वर्ष लंबी दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है, जानते हैं। समय का मात्रक आप जानते हैं सेकंड होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, गति का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए यहां से जब गति आया ना तो हमको याद आ गया, पूछता है गति क्या है, सदिश राशि या अदिश राशि? तो गति अदिश राशि है। गति कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, जबकि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि? सदिश राशि। चाल और गति अदिश राशि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्त ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसी को क्या कहा जाता है? तो एम्पियर प्रति वोल्ट कहा जाता है। गलती बोलती है ना, हाँ, V बराबर आई आर, तो R बराबर V बटे आई, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई याद रखिएगा, या तो ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, चलिए अब प्रतिरोध का अगर आपसे डिफिनेशन पूछे तो आप सबसे पहले प्रतिरोध किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। इसीलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम लिखता है। ठीक है, ओम अपने नाम पर इसके यूनिट का नाम रख दिया था। ये आया है किससे? ओम के नियम से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अरे किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखता हूं मैं 24 नंबर प्रश्नों को। 24 और 25 साथ में ही देखूंगा। 24 तो मैं देख लिया हूं, मैं 25 देखूंगा ना। ठीक है, देखिए 25 कहता है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? दोस्त किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो प्रतिरोध का। विभिन्न तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक ही क्वेश्चनों को पूछने का अलग अलग तरीकाएं होता है। जिससे ऊपर देखिए प्रतिरोध का एसआई यूनिट पूछ दिया तो ओम होता है। अब पूछ दिया किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, उलट दिया ना, क्वेश्चन एक ही है बस उलट दिया। कैसे पूछता है? ठीक है, उस सभी टर्मों को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ओम किसकी यूनिट है? तो प्रतिरोध की। किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का यूनिट क्या है? ओम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। आवेश का कूलम्ब होता है, कूलम्ब या कूलाम होता है। तो याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं उस नगमों के पास जिसका था हमें इंतजार। देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा दिखता है ना, लेकिन है बहुत ही नगमा सा, बहुत सुंदर सा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को मैं डील करूंगा आपके बीच। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरी नहीं था, बस एग्जामिनर जो है आपके टैलेंट को चेक करना चाहता है। जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं, विभाग आपके आईक्यू को चेक करना चाहती है, आपके पास क्या नॉलेज है इसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी चीज़ को कितने अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते हैं ये जानना चाहता है। इस क्वेश्चन को अगर चाहता तो छोटा वे में लिख देता कौन कार्य की इकाई नहीं है, इसको इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, लेकिन आपको उलझाने के लिए लिखा है इतना बड़ा क्वेश्चन। तो देखिए कार्य की इकाई नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन कार्य की इकाई होती है। देखिए कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसी को न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल या न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए कौन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है बबुआ ये बल का मात्रक होता है। ठीक है, याद रखिएगा
कार्य का 3 मात्रक आपने को मैंने बोला, पहला जूल, दूसरा न्यूटन मीटर, तीसरा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कार्य का अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो अर्ग होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। जबकि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है वह बल का यूनिट है। किसका है? बल का यूनिट है। मैं यहाँ पर आपको नीचे दिखा रहा हूँ, देखिए ये ओई 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 ऐसे जा बाबू ऐसे जा, देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? तो बल की यूनिट है। कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए कार्य के बारे में आया है तो मैं थोड़ा और चर्चा कर लूँ। कार्य जो है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जैसे देखे होंगे W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, वहां पर वेक्टर का टर्म लगता है डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। कार्य के बारे में और कहीं जाने तो सबसे पहले जाने तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है दोस्त, देखना अब आपका 27 नंबर प्रश्न है, लेंस की शक्ति की इकाई है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे लोग फंस जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन ही ऐसा नहीं दिया है फंसने वाला, लेकिन लोग फंस जाता है। जखन ये देखता है लेंस की शक्ति, शक्ति देखा मार देता है वाट आंसर। दोस्त शक्ति का ऐसा यूनिट जो है, सही बात है कि आपको वाट होता है, लेकिन लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता लिखे या लेंस की शक्ति लिखे, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वह डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होगा? डायोप्टर होगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का अगर डिफिनीशन आपसे पूछे तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं या लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, P बराबर 1/f फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन और दिया हुआ है, एक है हाइपरमेट्रोपिया, एक है मायोपिया और एक है प्रेस बायोपिक। इस तीनों के बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूं। इसका हिंदी अगर मैं कहूं तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता। इन सभी पर मैं चर्चा कर लेता हूं क्योंकि आपके एग्जामों में दृष्टि दोष से भी प्रश्न रहता है। ठीक है, चलिए निकट दृष्टि दोष के लिए सबसे पहले आप याद रखिएगा जो उपचार होता है वो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं बोलता हूं, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। ठीक है, अब थोड़ा मैं लॉजिकल बात में कर दूं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष जो होता है वह वृद्धा अवस्था होने के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाता है या समाप्त हो जाता है, तो व्यक्ति को इस कारण से जो है ना तो दूर की वस्तु ना ही निकट की वस्तु देख पाता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और जब तिरछी दिखने लगे, केवल देखते हैं सीधा दिखता है तिरछा, ओकरे कहते हैं अबिंदुकता। यह वृद्धि अवस्था में होता है, जवानी में जल्दी नहीं होता है। ठीक है, अब है आपका 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश द्वारा नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो दोस्त याद रखना, रेडियोधर्मी जितने भी पदार्थ होगा, जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, उस सभी को क्यूरी द्वारा मापा जाता है, क्यूरी इकाई से मापा जाता है, क्यूरी इकाई से। ऐसे तो रेडियो सक्रियता को गिग्गर मुल्लर काउंटर से मापा जाता है, गिग्गर मुल्लर काउंटर से, लेकिन अगर इकाई पूछे तो क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर 1 में है वाट, शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है। बी नंबर में है पास्कल, तो दाब का ऐसा यूनिट जो है दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, याद रहेगा ये बात। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, अब आगे बढ़ता हूं। 29 नंबर प्रश्नों को मैं डील करूंगा, ध्यान से देखते रहना।
उद्योग में शक्ति की इकाई, आप देखिए यहाँ पर केवल शक्ति लिखा हुआ, वहाँ पर लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर, जबकि शक्ति सीधा लिखा रहेगा तो उसका SI मात्रक वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, देखिए कहता है उद्योग में शक्ति, तो उद्योग में बड़ी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसका यूनिट भी बड़ा होगा, इसीलिए क्या होगा? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। इसीलिए देखिए उद्योग मतलब समझिए, जैसे देखिए मशीनर के सुनते होंगे या मोटर को सुनते होंगे कि कितना केबी का मोटर है, मोटर आता है केबी में, जबकि मशीन आता था कितना HP का मोटर है, कितना हॉर्स पावर का मोटर है, अच्छी मशीन है। पहले जो मशीन आता था, जैसे आप जनरेटर वगैरह में देखते हैं या खेत वगैरह में पहले पटाया जाता था, अभी भी होंडा मशीन है ना, ठीक है, तो वो कितना HP के पहले बड़े सब मशीन आता था, या जनरेटर जितना अभी भी चलता है वह किसका आता है? वो HP में आता है। तो उद्योग में जो शक्ति की इकाई होगी वह क्या होगा? अश्व शक्ति होगा। ठीक है, वाट ऐसा यूनिट है, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है? वाट है। किलोवाट उससे बड़ा होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 HP बराबर यानी 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। शक्ति का अन्य यूनिट जूल प्रति सेकंड भी होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। अरे आगे बढ़ जाओ, जल्दी बोलना, जल्दी बोला बोला बोला, अरे जल्दी बोला। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अरे बाबू आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आ चुका है आपका 30 नंबर प्रश्न आपके बीच, मैं इसे डील करूँगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। सही बात है, इसका डिफिनेशन लिख दिया, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है? दोस्त मैं बहुत बार चर्चा किया हूं कि क्वेश्चन को बदल देता है, वही रहता है लेकिन बदल देता है। चलिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति कौन सी राशि है? अदिश राशि है, और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, शक्ति का SI मात्रक क्या? वाट होता है। ठीक है, देखिए बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है बोल्ट। 3 गो राशि का SI मात्रक बोल्ट होता है, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इस तीनों का मात्रक जो है ये बोल्ट होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जबकि ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। याद रखना, ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। बहुत सारे लोग सेल्सियस मार देता है, लेकिन सेल्सियस नहीं होता है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ताप को ऐसे हम लोग जानते हैं कि केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रेनवाट सब में बांटते हैं, लेकिन SI मात्रक जो है ताप का क्या है? केल्विन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर कहता है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक या यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो देखो कहता है किसको मापने के लिए? ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो है 45 डेसिबल की ध्वनि जो है सबसे उत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। WHO के अनुसार जो है 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी जिस ध्वनि की तीव्रता 75 डेसिबल से आगे बढ़ जाएगा वह मनुष्य के लिए हानिकारक होगा। जैसे देखते होंगे कि जब डीजे वगैरह पर या ट्रॉली वगैरह पर जब बजता है बाजा, जब या बॉक्स बजता है तो वह बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है, कानों में लगता है कि एकदम झंझनाहट सा महसूस हो रहा है, तो वह हमें हानि पहुंचाता है। ठीक है, कुछ लोग कहते रहता है कि कान का चतरा फट जाएगा, कहते रहता है ना, ये वो डेसिबल की वजह से ही होती है। इसकी ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है तो वह डेसिबल कह देता है कि अब 75 से बढ़ रहा है, मतलब कान को खराबी पहुंचने वाला है। ठीक है ना, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आ चुका हूँ, अरे आ चुका हूँ 32 नंबर प्रश्न पे। कहता है ध्वनि को मापने की यूनिट क्या है? तो ध्वनि को हम लोग डेसिबल से मापते हैं, ये तो पता ही है। ठीक है, बल का SI मात्रक आप न्यूटन जानते ही हैं, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, विशेष को यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ 33 नंबर प्रश्न की। कहता है ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाएगा? दोस्त ध्वनि है तो ध्वनि को मापते हैं किससे? ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में, तो ध्वनि जो प्रदूषण होगा वो उसको भी मापेंगे किससे? डेसिबल से ही। ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि प्रदूषण जखनीय है उसको मापेंगे हम लोग डेसिबल से। किससे मापेंगे? डेसिबल से मापेंगे। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आता हूं मैं 34 नंबर प्रश्नों के बीच। 34 नंबर प्रश्नों को अच्छी तरीके से डील करता हूं। कहता है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। दोस्त, प्रतिबल कहे या दाब कहे, दोनों का यूनिट सेम है और ये दोनों अदिश राशि है। प्रतिबल कहे या क्या कहे, दाब कहे, दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। क्या हो जाएगा, पास्कल। क्या हो जाएगा, पास्कल। पास्कल को ही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को जब हम सेट करेंगे तो ये केजी में दिया हुआ है, नहीं वैसे ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो याद रखना है प्रतिबल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर पास्कल होता है, या फिर इसी को अगर चेंज किया जाता है तो ये हो जाता है केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये एक बार आपको 65वीं बीपीएससी में पूछा था। बीपीएससी जनरल बीपीएससी होता है ना, ये 17वीं जो हुआ है ना, वो 65वीं में पूछा था ये प्रश्न, ठीक है। ये ऐसा यूनिट नहीं दिया हुआ था केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैसे दिया हुआ था, मैं थोड़ा डील करूँ। ये ऐसे दिया हुआ था केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है, ऐसे दिया हुआ था, तो याद रखना है, ठीक है, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं 35 नंबर प्रश्नों की ओर चलूंगा। अब मैं 35 नंबर प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखता हूं, ठीक है। चलिए आ गई वो 35 नंबर। चलिए देखो 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको मिलान करना है। कहता है निम्न को मिलान कीजिए, ठीक है। मिलान कैसे करेंगे, यानी इधर राशि दिया हुआ है और इधर इसका यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 जो है ये भौतिक राशि है और इधर जो है वो ABC में वो उसका यूनिट दिया हुआ है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है इसका यूनिट आपका जो होता है वह होता है टेस्ला। चुंबकीय घनत्व का जो है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का यूनिट होता है टेस्ला, और चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। उसके बाद स्वप्रेरण का यूनिट होता है हेनरी। स्वप्रेरण का क्या होता है, हेनरी। चलिए तो अब हमको पता चल चुका है। तो विद्युत फ्लक्स घनत्व का जो है टेस्ला होता है, यानी 1 का ए हो गया। स्वप्रेरण का जो है वह होता है हेनरी। स्वप्रेरण का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, यानी 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब आता हूं मैं 36 नंबर प्रश्न पे। कहता है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। दोस्त अपवर्तनांक एक अनुपात होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। याद रखना, अपवर्तनांक का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। इसका अगर अपवर्तनांक का आपसे डिफिनेशन पूछे तो याद रखना है हवा या निर्वात में या शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से मैं बोलूं, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है, यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। इसे किसे सूचित किया जाता है, म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न पे। कहता है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो दोस्त ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। जानते हैं कार्य और ऊर्जा इस दोनों का एसआई मात्रक क्या है, जूल है, ठीक है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या बात है रे, चलिए देखो कार्य और ऊर्जा का यूनिट जूल होता है, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि यहाँ पे लिंक करने वाला था ना, ये सबको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इतना बार रिवीजन कराएंगे ना, इतना बार रिवीजन कराएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब मैं 38 नंबर प्रश्नों की ओर आ चुका हूँ। 38 नंबर प्रश्नों को मैं देखता हूँ। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो कार्य की इकाई जो है वह ऊर्जा के समान है। कार्य की इकाई जो है वह किसके समान है, ऊर्जा के समान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति को
वाट से मापा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। ठीक है, शक्ति को पी से सूचित किया जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति का अन्य मात्रक जो है वह जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है। तो दोस्त याद रखना, सापेक्षिक घनत्व जो है एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक या विमा नहीं होता है। ठीक है, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। विद्युत विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। घनत्व का ऐसा मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे मैं देखता हूं। चलिए अब आ चुके हैं 41 नंबर प्रश्नों की ओर। आज मैं बोला था कि कम से कम 400 प्रश्न करेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना देर तक चले। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड जो है, देखो दोस्त, एम्पियर सेकेंड जो है ये विद्युत वोल्टेज को कह सकते हो, गलत लगा दिए, आवेश का ऐसा है मात्रक, आवेश का ऐसा है मात्रक कूलम या एम्पियर सेकेंड, आवेश का मात्रक कूलम या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। शक्ति का जानते हैं वाट होता है, ऊर्जा का जूल होता है, अब वोल्टेज यानी कि विभव, ठीक है, विभव का वोल्ट होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। कहता है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्त आयतन की माप के रूप में किया जाता है गैलन को। गैलन में किसको मापा जाता है? आयतन को मापा जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, इसे मैं 3.8 भी कह सकता हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ठीक है, चलिए अब आता है 43 नंबर प्रश्न। कहता है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? मैं एक बार इसे थोड़ा रिवीजन भी करवाया है। ठीक है, तो लंबी दूरी मापने के लिए तो जानते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब मापते हैं तो उसको किससे? खगोलीय इकाई से मापते हैं। ठीक है, लेकिन खगोलीय इकाई अगर नहीं है तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का यूनिट आप जानते हैं ओम होता है। थोड़ा बदल करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बदल करके दे क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा। रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विभव विभवांतर और विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और सबसे ज्यादा बार रेलवे में पूछा जाने वाला प्रश्न जो पीछे भी आया है और इसे इसी टाइप में कितना बार पूछा है देख लीजिए, ये हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए कहता है दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव यानी कि दाब, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल। पास्कल को ही क्या कहते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कहीं देखिए लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अगर दाब का डिफिनीशन कहे तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर लंबवत बल बट्टे क्षेत्रफल, पृष्ठ के लंबवत बल बट्टे पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए देखिए 46 नंबर कहता है डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। बिल्कुल सही बात है। जखन ये कहेगा पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाएगा। दोस्ती एक बात याद रखना, खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। याद रखना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अब आता है बल की इकाई है। बल की ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और उसी को लिखते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्त, याद रखना बल
वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल खिंचाव या धक्का होता है। बल बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। बल की सहायता से ही घर्षण और घर्षण की सहायता से ही बल है, ठीक है। तो बल को F से सूचित किया जाता है। बल एक सदिश राशि है। बल का SI मात्रक न्यूटन है। इसी को एक न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का CGS मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, या फिर 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। कहता है बल की SI यूनिट क्या है। दोस्त, बल की जो SI यूनिट होता है वह न्यूटन होता है। बल का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। विद्युत विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल का SI यूनिट वोल्ट होता है। दाब या प्रतिबल का SI यूनिट पास्कल होता है, और ताप का SI यूनिट केल्विन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कहता है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी इकाई के रूप में सही सुमेलित नहीं है। देखिए, फ्रीक्वेंसी यानी कि कहे आवृत्ति का SI यूनिट जो है बाबू हर्ज होता है, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक जो है वेबर होता है, जबकि टेस्ला लिखा हुआ है, गलत है। चुंबकीय फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है? वेबर होता है, लिखा हुआ है क्या? टेस्ला, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक जो है टेस्ला होता है। घनत्व लगा रहता तो टेस्ला हो जाता सही, जबकि चुंबकीय फ्लक्स है तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, ठीक है। प्रेशर यानी दाब का SI मात्रक पास्कल, सही ही है। इलेक्ट्रिक कंडंस तो सीमेन, सही ही है। विद्युत चालकत्व का जो है सीमेन होता है, सही बात है। चलिए मैं 50-50 करने वाला हूँ। 50 तक मैं आ चुका हूँ। 50 नंबर प्रश्नों को मैं अच्छी तरीके से डील करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या है? विस्थापन का SI इकाई, तो विस्थापन का SI मात्रक जो है मीटर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का SI मात्रक शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक सभी हो सकता है, जबकि दूरी का मात्रक केवल जो है धनात्मक होता है। विस्थापन शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक तीनों हो सकता है, जबकि दूरी केवल धनात्मक होता है। इसीलिए दूरी जो है अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है विभवांतर की SI इकाई। तो दोस्त, विभवांतर का SI इकाई जो है वह वोल्ट होता है। विभवांतर का SI इकाई क्या है? वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई जो है दोस्त वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है। धारिता का SI यूनिट फैराडे होता है। विद्युत उसके बाद स्वप्रेरण का हेनरी होता है, और पास्कल तो आप जानते ही हैं। दाब और प्रतिबल का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए, मेरा मन तो था और करवाने का, लेकिन मैं 52 तक करा दिया हूँ, यानी कि 21 से शुरू किए तो 30 2 32 को प्रश्न आपके बीच रहा, और एक प्रश्न में 5-6 प्रश्न बन रहा था। तो मैं अगर आपको 32 को 5 से गुना करें तो आप जोड़ सकते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 160 प्रश्न का रिवीजन मैंने करा दिया। 400 कराने वाला था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ देर के रोक देना चाहिए। फिर मैं लगभग 1 और 2 के बीच में लाइव आकर के रिवीजन ही करूँगा। जिनको जिनको पढ़ने का मन होगा सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मैं होली खेलता नहीं, इसलिए मैं होली खेलूँगा नहीं। हो सकता है थोड़ा इधर उधर लगाएं, काफ़ी है, लगाने के बाद भी चलेगा। जैसे कि होली मिलन समारोह के बाद भी चला था, स्कूल में भी चला था ना कल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना होली भी मनता रहेगा और पढ़ाई भी चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने भी लोग जुड़ते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहेंगे, जिससे कि आपका भी ये यूट्यूब परिवार बड़ा बन सके। क्या